स्वागत है। और हमेशा की तरह आज हम लोग क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो भूगोल के अंतर्गत आता है, आपदा प्रबंधन, जो काफ़ी मतलब कि ये इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक होगा, आपदा प्रबंधन। तो आज हम लोग आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपदा से 6 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग आपदा प्रबंधन का जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करें। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, सामान्य संचार व्यवस्था के संबंधित होने वाला मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए है केबल का टूट जाना, बी में है टावरों की ऊंचाई में कमी, और सी में है संचार टावरों की दूरी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं। सुनामीटर, जो समुद्र में सुनामीटर एक मापने वाली डिवाइस है जिसको हम समुद्र तल में क्या मापते हैं। ए में बाढ़, बी में सूखा, सी में चक्रवात और डी में सुनामी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनामीटर से हम सुनामी को मापते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है उस तरंग का नाम क्या है। ए में पी तरंग, बी में है एस तरंग, सी में है एल तरंग और डी में है टी तरंग। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पी तरंग, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यानी भूकंप के केंद्र पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर केंद्र को क्या कहा जाता है। तो ए में भूकंप केंद्र, बी में अधिक केंद्र, सी में अणु केंद्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक केंद्र कहा जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है। यानी भूपटल के नीचे यानी भूमि के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है। ए में भूकंप केंद्र, बी में अधिक केंद्र, सी में अणु केंद्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूकंप केंद्र, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। यानी इसमें कौन सा तरंग है जो भूकंपीय तरंग नहीं है। ए में पी, बी में एल तरंग, सी में एस तरंग और डी में ओ तरंग। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ओ तरंग जो है ये भूकंपीय तरंग नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र बांटा गया है। यानी भारत के कितने क्षेत्र जो हैं भूकंपीय क्षेत्र में बांटा हुआ है। ए में 4, बी में 3, सी में 5 और डी में 7। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है। ए में स्थल, बी में समुद्र, सी में आसमान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है आपको समुद्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था।
यानी 2004 में जो है विश्व के किस भाग में सबसे बड़ा सुनामी आया था, जो भयंकर सुनामी था? ए में पश्चिमी एशिया, बी में प्रशांत महासागर, सी में अंटार्कटिक महासागर और डी में बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? ए में पी तरंग, बी में एस तरंग, सी में एल तरंग और डी में पी तरंग। तो सबसे खतरनाक तरंग है दोस्तों, सो है आपको ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, मकान या बस्ती में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि मकान या घर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? ए में दरवाजे की खिड़कियां लगाना, बी में आग बुझाने का इंतज़ार करना, सी में अग्निशामक को बुलाना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आग लगने की स्थिति में जो है तो हम अग्निशामक को ही बुलाएंगे ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय में हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? ए में गांव के बाहर, बी में ऊंची भूमि वाले स्थान पर, सी में जहां है उसी स्थान पे, डी में खेतों में। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ आने पर हमें ऊंची स्थान पर जाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मान लीजिए कि मलबे के नीचे जो लोग दब गए उनका पता लगाना है, तो किस यंत्र से उसकी पता लगाया जाता है? तो ए में दूरबीन, बी में इंफ्रारेड कैमरा, सी में हेलीकॉप्टर, डी में टेलीस्कोप। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आग से जलने की स्थिति में मान लो कोई आदमी आग से जल गया, तो जले हुए स्थान पे आप प्राथमिक उपचार यानी आप ज़रूरियात जो अपने घर पे जो उपचार करेंगे सो क्या करेंगे? ए में ठंडा पानी डालना, बी में गर्म पानी डालना, सी में अस्पताल पहुंचाना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ए में होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना। ठीक है ना। उसको मलहम पट्टी जो भी होता है अपने आवश्यकता अनुसार उसको कीजिए, उसके बाद तुरंत आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? ए में सार्वजनिक टेलीफोन, बी में मोबाइल, सी में वॉकी टॉकी, डी में रेडियो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है। चलिए हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? ए में रेडियो संचार, बी में हैम रेडियो, सी में उपग्रह संचार, डी में अंतरिक्ष। तो ए वैकल्पिक संचार साधन जो है अंतरिक्ष नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप जानते हैं कि आपदा एक प्राकृतिक दूसरा मानव निर्मित होते हैं, तो में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए में बाढ़, बी में सूखा, सी में भूकंप और डी में आतंकवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। 18 नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ए में दूर संचार के लिए, बी में संसाधनों की खोज के लिए, सी में मौसम विज्ञान के लिए, डी में सभी के लिए। तो ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह है ये सभी के लिए इसका उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 19 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? यानी भारत का कितना प्रतिशत भूमि जो है वो भूकंप से प्रभावित है? ए में 16%, बी में 56%, सी में 80% और डी में 24%। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 56%। ठीक है ना। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
20 है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाले साधन कौन सा है? ए में टेलीफोन, बी में पेजर, सी में मोबाइल और डी में वॉकी टॉकी। तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी जो साधन है वो है आपको मोबाइल फ़ोन, इस सब लोग जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? ए में सूखा के लिए, बी में चक्रवात, सी में बाढ़ और डी में सुनामी। तो रिंग बांध जो है दोस्तों ये बाढ़ के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? मान लें कि भूकंप वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादातर भूकंप आते रहते हैं, वहाँ भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए में अंडाकार, बी में त्रिभुजकार, सी में चौकोर और डी में आयताकार। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयताकार होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ए में समुद्र तट के निकट, बी में समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, सी में समुद्र तट से दूर और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर हमें मकानों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि सुनामी आने पर हमें कोई प्रभाव न पड़े, कोई दिक्कत न हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन हमने बताए आपको सो आपको उपयोगी होगा, इंटरेस्टेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।